तो तुम लोगों को जो है एमाइंस के बारे में बताया जा रहा था। एमाइंस में कल आपने देखा कि कार्बिल एमाइन टेस्ट क्या होता है, हिंजबर्ग टेस्ट क्या होता है और कैसे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करते हैं, और उसके तमाम जो कार्बिल एमाइन रिएक्शन क्या होता है, कार्बिल एमाइन टेस्ट उसको क्या कहते हैं। तो प्राइमरी एमाइन वर्सेज सेकेंडरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन वर्सेज टर्सरी एमाइन अगर हो तो कार्बिल एमाइन टेस्ट यूज़ करो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को एक साथ डिस्टिंग्विश करना हो तो आप हिंजबर्ग टेस्ट यूज़ करो। तो ये सारी चीज़ें आप जो है उसको बता सकते हैं। तो नेक्स्ट अब इसके बाद इसमें अगला जो पार्ट हमारा है वो है डायज़ोनियम साल्ट। डायज़ोनियम साल्ट, डायज़ोनियम साल्ट क्या होता है? डायज़ोनियम साल्ट में आपका आता है BDC, मेन है आपका ये कंपाउंड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ये आपका आता है। अब इसके नाम में ही सारा कुछ इसका छिपा हुआ है, इसका फार्मूला, इसका सब कुछ। बेंजीन, ये बेंजीन हो गया। डाई एजो, एजो मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 2 है N2 प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि EM है और क्लोराइड माइनस, तो दिस इज द बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 N2 प्लस Cl माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं। या कभी कभी चार्ज को छिपा देता है, ऐसे लिख देगा C6H5 N2 Cl। जैसे हम लोग NaCl लिखते हैं तो उसमें चार्ज कहाँ दिखाते हैं? NaCl में आप सीधे लिख देते हो ना NaCl, चार्ज तो नहीं दिखाते हो, तो वहाँ पे चार्ज हमें पता है कि चार्ज है। तो इस तरह से आप जो है इसको, और इसको अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका बेंजीन डायज़ोनियम ट्रिपल बॉन्ड ऐसे N प्लस Cl माइनस, ये हो जाएगा। तो ये कई तरीके हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के फार्मूला को लिखने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो इसका प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम लोग बनाते हैं बेंजीन से। बेंजीन से पहले आप बेंजीन लीजिए, इसका आप नाइट्रेशन करिए। नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग एजेंट जो होता है कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, ये आप लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा नाइट्रेशन, तो आपको मिलेगा नाइट्रो बेंजीन, मिलेगा ना, नाइट्रो बेंजीन। और अब हम इसका करेंगे रिडक्शन टिन HCl से। नाइट्रो ग्रुप का जब भी रिडक्शन करना हो टिन HCl या आयरन HCl यूज करो। टिन HCl या आयरन HCl से जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो ये हमारे पास क्या मिल जाता है? एनिलीन। दिस इज द प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, तो हमको मिल गया एनिलीन। अब इस एनिलीन का हमें करना है डाइज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डाइज़ोटाइजेशन रिएक्शन भी एक नेम्ड रिएक्शन में आता है, तो हम लोग इसका करेंगे डाइज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डाइज़ोटाइजेशन रिएक्शन का क्या कंडीशन है? सोडियम नाइट्राइड एंड HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिखो तो 273 से 278 केल्विन, ये हो गया। अच्छा, इन दोनों को आपने क्यों लिया? क्योंकि इन दोनों से बनता है आपका नाइट्रस एसिड HNO2, ये बनता है नाइट्रस एसिड। लेकिन चूंकि नाइट्रस एसिड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है तो हम इसको नाइट्रस एसिड को इन C2 बनाते हैं। इन C2 बनाने का मतलब क्या हुआ कि उसको हम वेसल में डाल देंगे NaNO2 और HCl, तो रिएक्शन करके आपका HNO2 बना देगा। तो यहाँ पे आपका मतलब इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन दोनों से बनता है आपका HNO2 नाइट्रस एसिड एट 273 से 278 केल्विन, और तब आपका मिल जाता है BDC। ये है आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अगर आपने HCl लिया है तो यहाँ क्लोराइड आएगा, आप HBr ले लेंगे तो ब्रोमाइड आएगा, आप HI ले लेंगे तो आयोडाइड आएगा।
आप नाइट्रिक एसिड ले लेंगे तो नाइट्रेट आएगा, मतलब जो एसिड का एनायन होगा वो उसके साथ एसोसिएट होगा। जरूर नहीं आप HCl लें, HBr भी ले सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ आपको ब्रोमाइड लिखना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड, बेंजीन डाइजोनियम नाइट्रेट। तो ये है आपका एनिलीन से BDC कैसे बनाते हैं, और बेंजीन से आपको एनिलीन पर आना है तो इस तरह से आपको आना होगा। तो ये था आपका जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में हम जाएं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के, तो इसके हमने आपको हेलोएल्केन्स में पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स में प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स फ्रॉम BDC, जिसमें सैंडमेयर रिएक्शन, गॉटरमैन रिएक्शंस। तो पहले हम हेलोएरीन्स की ही बात कर लेते हैं कि हमने ले लिया BDC N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC ले लिया। अब इसको हम ट्रीट करते हैं किससे, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 एंड HCl, क्यूप्रस क्लोराइड से इसका रिएक्शन कराते हैं। या क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लो Cu2Br2 एंड HBr, या क्यूप्रस साइनाइड ले लो Cu2CN2 एंड KCN, ये ले लो। तो अगर आपने क्यूप्रस क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्यूप्रस, दिस इज कॉल्ड क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कापर पे +1 चार्ज है। कापर पर अगर +1 चार्ज होता है तो उसको क्यूप्रस बोलते हैं, और कापर पर अगर +2 चार्ज होता है तो उसको क्यूप्रिक कहते हैं। तो यहाँ कापर पर +1 चार्ज है, इसलिए इसको क्यूप्रस बोला जाता है। तो ये बनेगा आपका क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से क्लोरोबेंजीन +N2। क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr है तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन साइड चेन में, साइड प्रोडक्ट में। और यहाँ पर क्यूप्रस साइनाइड है तो बनेगा साइनोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। इन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन, दे आर कॉल्ड सैंड-मेयर्स रिएक्शन। यही है आपका सैंड-मेयर रिएक्शन, दीज आर द सैंड-मेयर रिएक्शन। इससे क्या बन रहा है, हेलोएरीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन भी इससे बनाया जा सकता है। ठीक है। अब अगर हम मान लो क्यूप्रस क्लोराइड के बजाय कापर पाउडर ले लें और HCl रहने दें, या कापर पाउडर ले लें और HBr रहने दें, तो अब यहाँ पर कापर पाउडर और HCl लोगे तो फिर से क्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस नाइट्रोजन, या HBr है कापर पाउडर के साथ तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, गैटरमैन्स रिएक्शन। इनको कहते हैं गैटरमैन्स रिएक्शन। तो ये आपका गैटरमैन्स रिएक्शन है, दिस वन। तो दोनों में क्या अंतर है, यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड और HCl है, और यहाँ कापर पाउडर और HCl है, बना दोनों में क्लोरोबेंजीन है। तो अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रहेगा तो सैंडमेयर रिएक्शन कहलाएगा, और अगर कापर पाउडर ले लोगे तो गैटरमैन्स रिएक्शन कहलाएगा। इज इट क्लियर। तो अब यहाँ पर इसके बाद अगर हम इसको पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट कर दें तो आयोडोबेंजीन बनेगा, आयोडोबेंजीन। हालांकि ये कोई नेम्ड रिएक्शन नहीं है, बट पोटेशियम आयोडाइड से आप आयोडोबेंजीन ला सकते हैं। तो हमने क्लोरो बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, आयोडोबेंजीन बना लिया, अब बचा है फ्लोरोबेंजीन। तो हम इसको ट्रीट करते हैं HBF4 से, हाइड्रोजन टेट्रा फ्लोरोबोरेट से। इससे जब ट्रीट करेंगे तो यहाँ से Cl, यहाँ से H, एक HCl निकल जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, और ये BF4 इस पे जुड़ जाएगा एज एन एनायन। तो बन जाएगा हमारा N2+BF4-, ये बन जाएगा N2+BF4-, ये बनेगा। ठीक है। इसको बोलेंगे बेंजीन डाईएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाईएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, मतलब वो क्लोराइड जो है बोरेट आ गया, टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो आपको ही बोलना है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट।
अब अगर आप इसको प्लेन हीट कर दो, प्लेन हीटिंग कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन में, फ्लोरोबेंजीन में, प्लस साइड प्रोडक्ट N2 प्लस बोरान ट्राइफ्लोराइड वो सब निकलेंगे, लेकिन आपको मिल गया फ्लोरोबेंजीन। तो ये हेलोरीन का प्रिपरेशन है। इसमें देखो हमने बना लिया फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और कई सारे रिएक्शन से बनाया। तो इसी को हम लोग जो है हेलोरीन के प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, जो मैंने आपको हेलोरीन पढ़ाते समय इन रिएक्शंस को बताया था। अब ये डाइजोनियम साल्ट को यहाँ पर एज ए टॉपिक रख दिया है, तो इसलिए मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन है, ये नेम्ड रिएक्शन है, इसको कहते हैं बेल्ज साइमेंस, बेल्ज साइमेंस रिएक्शन, बेल्ज साइमेंस रिएक्शन। कुछ लोग इसको स्कीमेंस भी बोलते हैं, आप जो भी बोलना चाहें। बेल्ज साइमेंस रिएक्शन यही है, बेल्ज साइमेंस रिएक्शन। तो बेल्ज साइमेंस रिएक्शन क्या होता है, बीडीसी को फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ एक अलर्ट है, एक अलर्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अलर्ट क्या है कि आप सेम यही चीज लीजिए SbF4, तो आपको यहां पर भी यही मिलेगा N2 प्लस BF4 माइनस, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको प्लेन हीटिंग के बजाय सोडियम नाइट्राइट ले लें NaNO2 इन कॉपर पाउडर, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, और तब आप इसको हीट करें। NaNO2 को क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्राइट। NaNO3 रहेगा तो नाइट्रेट, NaNO3 है तो सोडियम नाइट्रेट, NaNO2 है तो सोडियम नाइट्राइट के साथ जब इसको अब हीट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। बाकी साइड पार्ट जो हैं सब बनेंगे। तो ये दोनों में अंतर देख लेना कि ये दोनों रिएक्शन कंफ्यूजिंग है। ये बेल्ज साइमन रिएक्शन नहीं है, बेल्ज साइमन रिएक्शन तो ये है, लेकिन यहां पर ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जाम में ये दे देगा, ये लिख देगा यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये लिख देगा क्वेश्चन मार्क, और फिर दूसरे में या तो ये दे देगा क्वेश्चन मार्क, ये लिख के क्वेश्चन मार्क, और हम लोगों ने बस ये दिमाग में रखा कि अच्छा SbF4 रहेगा तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, तो खराब हो जाएगा। SbF4 रहेगा, प्लेन हीटिंग है तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर सोडियम नाइट्राइट और कॉपर पाउडर प्रेजेंस में हीटिंग चल रही है तो आपको फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। तो ये जो रिएक्शंस हैं हम लोगों ने हेलोरीन में पढ़ा था, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कन्वर्जन्स में। जैसे आपको कह दें कि नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो पहले नाइट्रोबेंजीन से ये बनाओ, फिर ये बनाओ, और जब ये बन जाए तो चाहे इससे क्लोरो बना लो चाहे इससे बना लो, दोनों। नाइट्रोबेंजीन से आप फ्लोरोबेंजीन बनाओ, पहले ये बनाओ, उसके बाद बेल्ज साइमन के थ्रू चले जाओ, बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन से साइनोबेंजीन बनाओ, पहले ये बनाओ, फिर इससे क्यूप्रस साइनाइड और केसियंस चले जाओ, साइनोबेंजीन बन जाएगा। तो जो आप कन्वर्जन करना चाहते हैं, जरूरी नहीं यहीं से बनाओ, यहां से बनाओ, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से साइनोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाओ, या एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन गया एक स्टेप में, लेकिन एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन एक स्टेप में नहीं बनेगा। आपको एनिलीन को पहले बीडीसी में लाना है, फिर आपको यहां आना है, और फिर जब यहां पर आप हीट करेंगे तब नाइट्रो बदलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करके तो आप एनिलीन बना लिए, लेकिन एनिलीन का आप सीधे कन्वर्जन इसमें नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। उल्टा यहां आने के लिए आपको इस रास्ते से यहां आना होगा, तब मिलेगा आपको नाइट्रोबेंजीन। तो इसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है कन्वर्जन में किया जाता है, तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब इसके कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं, अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वो भी हैं जिस पे तमाम क्वेश्चंस आते हैं या कन्वर्जन पूछा जाता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने लिया यहाँ पे BDC, वही BDC ले लिया। अगर हम BDC को याद करो क्या, अगर इसको वाटर के साथ हम बॉयल कर दें तो BDC किस में बदल जाता है,
किसमें? बोलो जोर से। फिनॉल में। BDC इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। तो अब सोचो, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाओ, ये बना लो, वाटर साथ बॉयल कर दो। एनिलीन से फिनॉल बनाओ, ये बना लो, वाटर साथ बॉयल कर दो, ये बन जाएगा। बेंजीन से फिनॉल बनाओ, यहां आ जाओ, वाटर साथ बॉयल कर दो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप जो है कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर हम इसको H3PO2 के साथ हीट कर दें, H3PO2 कहते हैं हाइपो फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड। अगर हम इसको हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2 के साथ हीट कर दें तो इसको ये खा जाता है, खत्म कर देता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन। बाकी साइड प्रोडक्ट बनेंगे, N2 निकलेगा और HCl निकलेगा, वो सब बनेंगे। मेन प्रोडक्ट हमारा बेंजीन आएगा। अगर हम इसको इथेनॉल के साथ CH3CH2OH इथेनॉल के साथ इसको हीट कर दें, इथेनॉल के साथ, तो ये भी इसको खा जाता है, ये भी बनाएगा बेंजीन। लेकिन साथ में इथेनॉल खुद जो है अपना ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसको रिड्यूस कर दिया CH3CHO में, मतलब इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल ऑक्सीडाइज होके इथेनॉल बन जाता है। तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है और इसको रिड्यूस कर रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इथेनॉल से इथेनॉल में, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन हो ही रहा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकल गया। किसी चीज में से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकल जाए तो उसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्लोरीन तो काफी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो चले गए, तो दैट मीन्स रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर हम इसे कहा जाए कि एनिलीन से बेंजीन बनाओ, तो एनिलीन से पहले BDC बना लो, फिर इससे ट्रीट कर दो, बेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन बनाओ, देखो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बड़ा आसान है, एक बार में बन गया, लेकिन वापस जाना है आसान नहीं है। LPG को माचिस तीली जला दो, गैस बन जाएगी, लेकिन कहा जाए अब इसी गैस को LPG में वापस ले जाओ, देखो क्या होता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो यहां पर बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना बहुत आसान है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन में वापस जाना है तो आप ऐसे नहीं जा सकते। पहले आप यहां आइए, फिर आप जाते यही रास्ता अपनाइए, बन जाएगा। समझ में आया सबको? इसके बाद इसमें अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है आपका कपलिंग रिएक्शन, जो मैंने आपको कल बताया था डाइस टेस्ट में। हाँ बोलो, कट रहा है, चलो ठीक। कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन जो होता है हमारा, इसको हम लोग कल पढ़े थे डाइस टेस्ट। डाइस टेस्ट पढ़े थे ना, डाइस टेस्ट। तो कल जो हम लोग डाइस टेस्ट पढ़े थे, तो डाइस टेस्ट में हम लोगों ने देखा था कि कलर बनता है। तो वो कलर जो बनाया जाता है, डाइस जो बनाया जाता है, वो इसी कपलिंग रिएक्शन से बनाया जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, तो ठीक है, वहीं वीडियो से स्क्रीनशॉट मार देना। ओके, तो एज इट इज है, कोई दिक्कत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा है कपलिंग रिएक्शन। अब इसका जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं इसको कपलिंग रिएक्शन में। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है? कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन डाइजोनियम साल्ट का ही रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे BDC ले लो, दो रिएक्शन लिखते हैं। BDC को आप वर्टिकल के बजाय ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख दो, N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज द BDC। और इसको आप रिएक्शन कराओ फिनॉल से, फिनॉल, फिनॉल को, इसको भी मैंने ऐसे फ्लैट लिख दिया, फिनॉल।
तो फिनाल का ये जो पैरा पोजीशन है, यहां सब जगह H H H H तो है ही, तो जो इसका पैरा पोजीशन है H, तो जब आप इसको अगेन वही 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करो, कंडीशन वही रहती है, सेम डायजोटाइजेशन वाली ही कंडीशन यहां भी रहती है। तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस जब इसको ट्रीट करोगे तो इसमें से इसका H, इसका Cl ये निकल जाता है और ये दोनों मॉलिक्यूल क्लब हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है ये बन जाता है, ये आपका A आया, N डबल बॉन्ड N, और ये आपका आ गया OH। तो पैरा पोजीशन पे है तो इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। इट इज अ रेड कलर डाई, रेड कलर डाई है, इट इज अ रेड कलर डाई, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कपलिंग रिएक्शन। और ये जो OH है जो यहां पे लगा है, इसको बोलते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर, क्रोमोफोर उस वर्ड, क्रोमोफोर वर्ड का मतलब होता है कि वह ग्रुप जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम सोचें कि यहां पे फिनाल के बजाय बेंजीन ले लें तो भी कलर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बेंजीन में H तो है, HCl निकल भी जाएगा, क्लब भी हो जाएगा, लेकिन क्रोमोफोर उसमें नहीं है बेंजीन में। तो क्रोमोफोर होना जरूरी है। अब सपोज करो एग्जाम में आपके किसी कंपटीशन में दे दे कि दिस इज अ कलर एंड द क्रोमोफोर ऑफ दिस कलर इज, ऑप्शन में दे दे बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड N, ऑप्शन सी में OH, ऑप्शन डी में नन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो OH है ये क्रोमोफोर है, इसकी वजह से यहां पे कलर आता है, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही चेंज हो जाएगा तो कलर दूसरा आ जाएगा। आप क्रोमोफोर को चेंज कर देंगे, क्रोमोफोर से ही वर्ड आया ना आपका, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, क्रोमोसोम आपने सुना होगा ना, उसमें क्रोमोसोम्स है ना, जीन्स में है ना, वहां पे बायोलॉजी में। तो एक इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर क्या है? द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, राइट। अगर मान लो मैं इसका दूसरा रिएक्शन लिखता हूं, BDC लेता हूं, BDC, और BDC को मैं रिएक्शन करा देता हूं एनिलीन से, एनिलीन से। कल मैं जब आपको डाइस टेस्ट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि एनिलीन को एथाइल एमाइन से डिस्टिंग्विश करो। तो एथाइल एमाइन भी NH2 रखता है, एनिलीन भी NH2 रखता है, तो तुम्हारा कार्बिल एमाइन टेस्ट फेल हो जाएगा, तुम्हारा हिंजबर्ग टेस्ट फेल हो जाएगा, लेकिन वहां पास कौन होगा? डाइस टेस्ट, क्योंकि एथाइल एमाइन एलिफैटिक एमाइन है और एनिलीन एरोमेटिक एमाइन है। तो एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन ही आपका डाइस बनाएगा, एलिफैटिक नहीं बनाएगा, तो वो तो एल्कोहल बना देता है। तो अब देखो यहाँ पे जब हम इसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 से 278 केल्विन पर इसको ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से जो पैरा पोजीशन पे यहाँ H है वो H यहाँ से निकल जाएगा, HCl, और ये दोनों मॉलिक्यूल आपके क्लब हो जाएंगे। तो ये क्लब होके N डबल बॉन्ड N, ये देखो NH2 आ गया। अब देख रहे हो ये क्या है? क्रोमोफोर, एक क्रोमोफोर है, यहाँ NH2 क्रोमोफोर है, समझ में आया? वहां OH क्रोमोफोर था, यहाँ NH2 क्रोमोफोर है। अब इसका नाम है पैरा एमिनो डाइएजो बेंजीन। इसका नाम एक और है, इसको हम लोग एनिलीन एलो भी कहते हैं, एनिलीन एलो। इट इज ऑल्सो अ डाई। ये भी कुछ रेड कलर का ही डाई उसी तरह का रहता है, एलोइस रेड कलर का, तो इसको एनिलीन एलो कहते हैं। तो ये आपका
इसी को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। और ये जो डाइज हैं, इन डाइज को बोला जाता है, ये जो डाइज हैं इनको बोला जाता है एजोडाइज। एजोडाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एजो ग्रुप है, एन डबल बॉन्ड एन को हम लोग जो है एजो ग्रुप कहते हैं। तो इसमें एजो ग्रुप होने के कारण इसको हम लोग एजोडाई बोलते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पे दिया गया आपको एजोडाई। तो ये जो आपका, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया, ए एन डबल बॉन्ड एन, ये जो है इसको बोलते हैं एजो ग्रुप, एजो ग्रुप। तो इसलिए ये जो दोनों डाइज आपने बनाए हैं, ये जो डाइज आपने बनाया इसको हम लोग एजोडाई कहते हैं। ये भी आपका एन डबल बॉन्ड एन है, तो ये भी आपका है एजोडाई। एजोडाई का मतलब जिसमें एजो ग्रुप है, एन डबल बॉन्ड एन। तो ये है आपका कपलिंग रिएक्शन। तो आपको डाइजोनियम साल्ट इसमें पढ़ना था, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक एडिशनल टॉपिक मैं बताना चाहूँगा। जब मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस पढ़ा रहा था, तो आपने वहाँ देखा कई सारे पॉइंट्स आए। आप लोगों ने वीडियो देख लिया बेसिक स्ट्रेंथ? क्योंकि उस दिन जो है आप लोग प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे, बहुत लोग एब्सेंट थे, इसलिए मैंने वो पूरा वीडियो बना के डाल दिया, और आई होप आप सब लोगों ने देख लिया होगा। तो अब उसमें एक चीज़ रह गया, वो जो मेनली कंपटीशन में पूछता है, तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस का ही एक पार्ट है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस का ही एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट मान लो। जैसे हम आपको दे दें एनिलीन, आर्थोमेथाइल एनिलीन, आर्थोमेथाइल एनिलीन, या बेंजीन पर अगर मिथाइल होता है तो उसको टॉलुइन कहते हैं, हाँ या ना? और बेंजीन पर अगर NH2 होता है तो उसको एनिलीन कहते हैं। तो इस जब टॉलुइन और एनिलीन दोनों ग्रुप हो तो उसको टॉलुडीन कहते हैं, टॉलुडीन। और इसको बोलेंगे आर्थोटॉलुडीन, टॉलुडीन, आर्थोटॉलुडीन। टॉलुइन से बना है, टॉलुइन एंड एनिलीन को मिला के टॉलुडीन, राइट। अगर हम इस मिथाइल को हम मेटा पर लगा दें तो मेटाटॉलुडीन, यस या नो? और अगर हम इसको पैरा पर लगा दें तो पैराटॉलुडीन। तो आर्थोटॉलुडीन, मेटाटॉलुडीन एंड पैराटॉलुडीन। अब आपको इनका बेसिक ऑर्डर बताना है। यहां पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, मैं उसको रिकॉल करना चाहूंगा। मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस के लिए दो कॉन्सेप्ट बताए थे। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि भाई जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+, राइट। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर नाइट्रोजन एटम, यस। और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या उसके प्लस आई इफेक्ट पर, और प्लस आई इफेक्ट पर, और इन्वर्सली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट पर। ये आपको मैंने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद है? और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि अगर आपका एमिनो ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से लगा है तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये प्लस एम इफेक्ट करेगा। तो प्लस एम इफेक्ट करने से नुकसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, तो इससे एमिनो ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, प्लस चार्ज आ जाता है, और जो उसका इलेक्ट्रॉन था जिसके बल पर वो अपने आप को बेस कहला रहा था, जो उसकी ताकत थी, वो रिंग में चली गई। तो इसीलिए तुम जानते हो कि एनिलीन जो है आपका लेस बेसिक देन अमोनिया होता है। ये आपका क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट। ये दो पॉइंट मैंने आपको समझाया था, ये दोनों पॉइंट यहां हैं।
ध्यान से समझो, ये दोनों पॉइंट यहां है। प्लस एम इफेक्ट की कहानी है सब में, है ना, और सब में ईआरजी है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईआरजी या ईडीजी कुछ भी कह सकते हो। प्लस आई इफेक्ट भी है। आपने ऐसा केस एक और देखा था, याद करो, जब मैं आपको बता रहा था कि एन मिथाइल हो, ऐसा हो, लेकिन इसमें कहानी में अंतर है। यहां क्या है कि जो डोनर एटम है उसके एक हाथ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से आ रहा है। डोनर एटम दोनों, ये देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, और दोनों एन से लगे हैं। यहां ऐसा नहीं है, देख लो, यहां ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहां कुछ ट्विस्ट है, यहां कुछ कहानी है जो हमें पता नहीं है। यहां दोनों में अंतर समझ में आया? तो यहां पर एक पॉइंट है आपका कि जो आपका एक वर्ड है इसमें, एक है कॉन्सेप्ट आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई एरोमेटिक बेस है जैसे एनिलीन, इसके आर्थो पोजीशन पर कुछ भी लगा हो, ईआरजी, ईडब्ल्यूजी, कुछ भी लगा हो, उसके बेसिक स्ट्रेंथ का सत्यानाश कर देगा। यही है आर्थो इफेक्ट। और अगर एसिड होता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता, तो आर्थो पर कुछ भी लगा हो उसको सुपर बना देगा। दिस इज कॉल्ड आर्थो इफेक्ट। बेस में आर्थो पोजीशन पर कोई भी हो सत्यानाश कर देगा, एसिड में आर्थो पोजीशन पर कोई हो उसको सुपर कर देगा। समझ में आया? इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कुछ इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक हिंड्रेंस कारण हैं, जिसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक रीजन है ड्यू टू सम इलेक्ट्रॉनिक रीजन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन। कोई बहुत इसका क्लियर कट कॉन्सेप्ट आज तक नोन नहीं है, बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन, ये सब है, राइट। लेकिन आर्थो इफेक्ट का मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां बिठाओ, कि अगर बेस है कोई, जैसे एनिलीन बेस है, उसके आर्थो पोजीशन पर कोई भी चीज आ गया, उसके बेसिक स्ट्रेंथ का सत्यानाश कर देगा। अब वहां कॉपिया में मत लिखना कि सत्यानाश कर देगा, और शुक्ला सर से पूछ लो कि सर सत्यानाश की जरा अंग्रेजी बता दीजिए, लिखना है केमिस्ट्री में। मतलब एक अच्छा वर्ड दे देना, उसको लीस्ट कर देगा, ठीक है। और अगर एसिड होगा तो उसको बेस्ट कर देगा। तो ये आर्थो इफेक्ट होता है। तो रीजन यहां लिख देता हूं कि ड्यू टू सम इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट, ऐसा होता है। स्टेरिक इफेक्ट तो रहेगा ही सराउंडिंग में। तो जानते हो क्या होता है? इसका बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से भी कम हो जाता है, एनिलीन से भी कम हो जाता है। मतलब आपका ए एनिलीन है, एनिलीन से भी कम बेसिक स्ट्रेंथ आर्थोटालुडेन का होता है, आर्थोटालुडेन का होता है। एनिलीन से भी कम बेसिक स्ट्रेंथ आर्थोटालुडेन का होता है। आपका आर्थोटालुडेन एनिलीन से भी कम बेसिक हो जाता है। और इसके बाद अब इसमें और इसमें तो फैसला हो गया। अब इन दोनों को आपके लिए मैं छोड़ता हूं। ये तो क्लियर हो गया कि ये सबसे नीचे रहेगा, उससे बेहतर ये रहेगा। अब इन दोनों में आपको ढूंढ के बताना है कि मेटाटालुडेन और पैराटालुडेन में कौन बेटर बेसिक होगा। फिर आपको एक कंप्लीट आर्डर मिल जाएगा यहां पे। तो ये दोनों को मैं क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दे रहा हूं
कि आप खुद से सर्च करें, खुद से दिमाग लगाएं। मैं बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ आप भी अपनी बुद्धि लगाएं। पॉइंट्स मैंने बता दिए, ये हमने पढ़ा था। प्रॉब्लम मैंने बता दिया, आर्थो इफेक्ट। सीबीएसई नहीं पूछेगा, याद रखो, ये क्वेश्चन सीबीएसई तुमसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आर्थो इफेक्ट वर्ड ही कहीं नहीं है, लेकिन कंपटीशन में आ सकता है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि अगर आपको कंपटीशन में ऐसा है तो आप ये ना फील करें कि सर ने तो हमें बताया ही नहीं था, नहीं तो हम कर लेते। तो आप जब ये आर्थो इफेक्ट को लेकर के ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आपका पूरा बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके इंक्लूडिंग कंपटीशन तक में, सीबीएसई तक का तो मैंने बता ही दिया था। ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं, तो उनके लिए आपको ये ध्यान रखना है। तो विल यू ट्राई? इसको ट्राई करेंगे आप लोग? तो इसको पता करके हमको कब बताएंगे? मंडे को? तो मंडे को बताएंगे। विद रीजन आना, मैं पूछूंगा जरूर, ये विद रीजन में उसको बताना कि ये तो क्लियर है, वहां कोई डाउट नहीं है, उसका रीजन मैंने बता भी दिया कि आर्थो इफेक्ट उसका नाश कर दिया। लेकिन बाकी मेटा और पैरा में ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसमें कौन बेटर है, ये या ये, और क्यों? तो ये आप उसको जवाब आप लोग देंगे। तो ये था टोटल, ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है माइंस। और बायोमॉलिक्यूल्स के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज आपका लाइव सेशन होगा। और थैंक यू टू आयुष पांडे, इन्होंने कल जो है मुझे अच्छे से उसको बताया, और मैं उस नॉलेज से डिप्राइव्ड था। मैं वहाँ तक जा रहा था, लेकिन उस फाइनल स्टेज पे नहीं पहुँच पा रहा था। तो इन्होंने बहुत अच्छे से मुझको बताया कि कैसे, इन्होंने और आयुष सांडिल दोनों लोगों ने बताया कि कैसे एक वीडियो को आप लाइव कर सकते हैं। तो आज लाइव सेशन होगा। लाइव सेशन होने पे एक फ़ायदा ये होगा कि आप वहाँ पे, और सबको जुड़ना है, 100% अटेंडेंस होना चाहिए एट 7 PM। जैसे आपका लाइव क्लास अभी तक टीचमेंट ऐप पे हो रहा था, टीचमेंट ऐप कैंसिल, अब आपका यूट्यूब पे लाइव होगा। वहाँ पे आप जो लाइव चैट में आपका जो डाउट हो, जो क्वेश्चन हो, आप रेज करिए, मैं देखता रहूँगा, और मैं उस क्वेश्चन को वहाँ पे जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर या किसी और वीडियो में मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके? तो मैंने ग्रुप में लिंक डाल दिया है, नोटिस भी डाल दिया है। आज 7 बजे सब लोगों को लाइव रहना है, लाइव ठीक 7 बजे एग्जैक्टली 7 o'clock यूट्यूब पे। टीचमेंट ऐप अपना अनइंस्टॉल कर दो, जो मुझे भेजे थे रिक्वेस्ट वो सब डिलीट कर दो, हटा दो, उसका अब मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैंने अनसब्सक्राइब भी कर दिया, अब मैं अपना इसी से स्टार्ट करूँगा। ओके, समझ में आ गया सबको? तो शाम को 7 बजे मिलते हैं। सब लोग अपना क्वेश्चन, कमेंट या जो भी डाउट होगा वो डालेंगे, और उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा, या तो वहीं दे दूंगा या आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन मिलेगा जरूर आपको। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, थैंक यू।